हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एनसीईआरटी सीरीज। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल का निर्माण क्लास 6 से क्लास 12 तक के सभी एनसीईआरटी को अध्ययन कराने के लिए किया गया है। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले क्लास में हमने प्राचीन इतिहास को शुरू किया था और प्राचीन इतिहास के सिलेबस के बारे में जाना था, तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे इतिहास एक परिचय, यानी कि इतिहास का आज परिचय जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति जोड़ हा जोड़ आस इक्वल टू इतिहास, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था या बीते कल की कहानी। अर्थात आप सिंपल वे में इसे कहें तो कह सकते हैं आज से पहले जितने भी घटना घटित हुई है वो सब इतिहास है। उसके बाद इतिहास में काल विभाजन प्रारंभ समय में उपकरण के आधार पर हुआ था। जैसे मानव सभ्यता प्रारंभ में पत्थर के धातु का उपयोग करते थे, तो उस काल को पाषाण काल कहा गया। जब मानव सभ्यता ने धातु के उपकरण का प्रयोग करने लगे तो उस काल को धातु काल कहा गया। दोस्तों, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया। इसको आपको वनडे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया। यूपीएससी स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन वनडे एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया, तो इसका जवाब होगा तांबा। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके बाद मानव सभ्यता के जीवन काल में जब लोहे के उपकरण का निर्माण होने लगा और लोहे के उपकरण का प्रयोग करने लगे, तो उस काल को लौह काल की संज्ञा दी गई। उसके बाद इतिहास में यह काल विभाजन जो है प्रारंभ में उपकरण के आधार पर हुआ था, लेकिन आधुनिक समय में जब इतिहास का काल विभाजन हुआ तो उसमें उपकरण के आधार पर नहीं हुआ, लिपि के आधार पर हुआ। जैसे कि आधुनिक समय में इतिहास का काल विभाजन को 3 भागों में विभाजित किया गया: प्रागैतिहासिक काल, अध्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहा गया जिसमें लिपि विहीन था, यानी कि लिपि से पहले के जितने भी काल हैं उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता था। अध्य इतिहास काल, जिसमें लिपि तो था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता था, यानी कि गैर अनुवादित था। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि था लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं सकता है, तो उसे अध्य इतिहास के काल में रखा जाएगा। वैदिक काल में भी वैसा ही था, लिपि तो था लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं सकता था, तो उसे अध्य इतिहास के काल में रखा जाता है। ऐतिहासिक काल लिखित था, यानी कि इस काल में लोग लिखना जानते थे। जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ तो उस समय के काल को लिखित काल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद भारत में जो इतिहास का काल विभाजन हुआ तो उसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इन 3 भागों में बांटकर भारत में इतिहास का काल विभाजन किया गया। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे अभी पढ़ा इतिहास किन किन शब्दों से मिलकर बना है और इतिहास का काल विभाजन प्रारंभ में कैसे हुआ, आधुनिक समय में कैसे हुआ और भारत में इतिहास का काल विभाजन कैसे हुआ। तो ये पढ़ने के बाद लगभग हमें आइडिया लग गया कि इतिहास में काल विभाजन किस आधार पर हुआ था। इसके बाद हम पढ़ेंगे इतिहास में तिथि अंकन। इतिहास में तिथि अंकन, इसको हम साफ कर देते हैं। इतिहास में तिथि अंकन, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि इतिहास का काल विभाजन कैसे हुआ, तो इसमें जैसे कि पाषाण काल है तो पाषाण काल का समय है प्रारंभ से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। तो ये जो ईसा पूर्व है इसको कैसे निर्धारित किया जाता है, तो उसी के बारे में अब हम जानेंगे तिथि अंकन क्या है। दोस्तों, इतिहास में तिथि अंकन ईसा मसीह के जन्म को आधार बनाकर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये समय काल चल रहा है, ईसा मसीह के ये जन्म को आधार बनाकर 0 कर दिया गया
और ईसा मसीह के पूर्व के ये जितने भी काल हैं इसे ईसा पूर्व की संज्ञा दी गई। क्या चीज़ की संज्ञा दी गई? ईसा पूर्व की संज्ञा दी गई। और इसके बाद के जितने भी काल हुए आज तक 2023 तक, तो इसे ईसवी की संज्ञा दी गई। ईसवी की संज्ञा दी गई। ईसा पूर्व को वर्तमान समय में ईसा पूर्व को वर्तमान समय में BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा के रूप में जाना जाता है। BCE बिफोर कॉमन एरा के रूप में जाना जाता है। वहीं ईसवी सन को CE के रूप में जाना जाता है, यानी कि कॉमन एरा। ये है हमारा इतिहास में तिथि अंकन। ईसा मसीह के पूर्व के काल को ईसा पूर्व और ईसा मसीह के पूर्व के बाद के काल को ईसवी सन की संज्ञा दी जाती है। इतिहास में एक और चीज़ आपको पढ़ना है, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से सामान्यतः क्या होता है कि इसमें जीवाश्म के उम्र का पता लगाया जाता है। कार्बन डेटिंग का उपनाम जो है, उपनाम C14 विधि, या इसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जा सकता है। रेडियो एक्टिव कार्बन जब C14 सामान्य कार्बन C12 से तुलनात्मक विश्लेषण करता है, तो उसके पश्चात रेडियो कार्बन एक्टिव के अर्ध आयु के आधार पर जीवाश्म का काल निर्धारण किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत क्या हैं? इतिहास के स्रोत क्या हैं? इतिहास के स्रोत एक तो आपको धार्मिक स्रोत हो जाएगा और एक लौकिक स्रोत हो जाएगा। सीधे तौर पर कहें तो साहित्यिक स्रोत के अंदर धार्मिक स्रोत और लौकिक स्रोत दोनों आ जाते हैं। धार्मिक स्रोत जिसमें आपको और लौकिक स्रोत धार्मिक स्रोत के अंतर्गत आपको वेद, पुराण, उपनिषद से हमें इतिहास का पता लगता है। और लौकिक स्रोत यानी कि ऐतिहासिक के स्रोत के माध्यम से हमें पता चलता है। उसके बाद जीवन चरित्र से भी इतिहास का पता चलता है। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत एक होता है, पुरातात्विक स्रोत में आपको मृदभांड, अभिलेख इत्यादि के माध्यम से आपको इतिहास का पता लगता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय चंपारण।